एक विशाल राज्य के राजा भानु प्रताप सिंह, वो हमेशा प्रजा के लिए आगे खड़े रहते। सुनो गांव वालों, आज हमारे राजमहल में हमारे राजकुमार ने जन्म लिया है, तो आज हमारे महाराज की तरफ से सभी गांव वालों को आमंत्रित किया जाता है। राज दरबार में हर जगह खुशहाली छाई हुई थी। सारे गांव वाले खुशियां मनाने के लिए राज दरबार में पहुंचे। महाराज और महारानी की आंखें खुशियों से भर उठी। महाराज, हमारा बेटा हमारा वंश को आगे बढ़ाएगा। हाँ महारानी, ये हमारे वंश को आगे तो बढ़ाएगा, लेकिन आज ये सिर्फ हमारा बेटा नहीं, ये पूरे आर्यवर्त का भविष्य भी है। उसी रात तेज हवा चल रही थी और जोरों जोरों से बिजली भी कड़क रही थी। एक काले कपड़े में एक आदमी चुपके से महल के अंदर घुसता है। अगर ये राजकुमार जिंदा रहा तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और वो उस छोटे से राजकुमार को वहां से उठा के लेके चला। अगले सुबह जब महारानी को राजकुमार दिखाई नहीं देते तो महारानी घबरा जाती है और रोने लगती है। महाराज, मेरा बच्चा यहाँ नहीं है, मेरा बेटा कहाँ है? महारानी को रोते हुए देखकर महाराज गुस्से में चिल्लाते हैं। प्रमुख सेनापति, इस पूरे राज्य को छान मारो। अगर राजकुमार नहीं मिले तो ये राज्य मुझे माफ नहीं करेगा। सारा राज्य छान मारा गया, लेकिन वो लोग राजकुमार को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वो चोर राजकुमार को एक जादुई नगरी में लेके गया था। जब वो चोर राजकुमार को जादुई नगरी में लेके जा रहा था तो उसी रास्ते से एक संत भी गुजर रहे थे। बालक, तुम इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। इतना कह के वो राजकुमार को वहां से लेके चला जाता है। बालक, हर बुराई का अंत है और तुम्हारा अंत भी बहुत जल्द आने वाला है। उसी के पास एक छोटा सा राज्य चंद्रपुर, वहां पे भी एक राजकुमारी ने जन्म लिया। महाराज, देखिए मेरी बेटी कितनी शांत है। आखिर बेटी किसकी है? यह हमारी बेटी ही नहीं, चंद्रपुर की लक्ष्मी है। महाराज और महारानी राजकुमारी के साथ खेल रहे होते हैं। उसी वक्त सेना प्रमुख आते हैं। महाराज, एक साधु आपसे मिलने आया है। बताइए साधु महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, राजकुमारी साधारण कन्या नहीं है। समय आने पर ये स्वयं जान जाएगी। साधु अपने झोले में से एक आईना निकालता है। उस आईने में से नीली हल्की रोशनी निकल रही होती है। साधु उस आईने को बच्ची के पास रख देता है और कहता है, महाराज, ये जादुई आईना है। ये हमेशा राजकुमारी के पास ही रखना। ये हमेशा राजकुमारी की मदद करेगा, वो भी तब जब सही समय हो। जब ये 16 साल की हो जाएगी तब यह आईना इसे उस राजकुमार तक लेके जाएगा।
साधु जी, हम समझे नहीं, कौन सा राजकुमार? साधु चलते चलते बोले, वो जो जन्म से राजा है लेकिन पहचान से अनजाना और जादू से बदला हुआ शरीर। कुछ समय के बाद राजकुमारी का नामकरण का दिन आता है। हमारी बेटी का नाम होगा राजकुमारी माया। राजमहल के आंगन में राजकुमारी खेल रही होती है। राजकुमारी माया, थोड़ा धीरे दौड़िए। डरो मत दासी, मैं राजकुमारी हूँ, मुझे डर नहीं लगता। चंद्रपुर की राजकुमारी माया, वो बचपन से ही अलग थी। उनकी हंसी में भी एक रहस्य छुपा था। रात में राजकुमारी सो रही होती है। उन्हें एक सपना आता है। धुंध जंगल, दूर एक लड़का। कौन हो तुम? लड़का पीछे मुड़ता है। वो दिखने में थोड़ा अजीब था। लंबे कान, बड़े आंखें और गहरी नीली रंग। क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हो? मैं रास्ता भूल गया हूँ। फिर से वही सपना। उतने में ही राजकुमारी माया का नींद टूट जाती है। राजकुमारी माया, क्या हुआ? दासी, मुझे ये बात समझ में नहीं आता कि मुझे हमेशा एक ही सपने क्यों आते हैं। राजकुमारी माया, ऐसा कौन सा सपना देखती हो एक ही? कोई राजकुमार है क्या? दासी, ये कोई मजाक की बात नहीं है और वो कोई राजकुमार भी नहीं दिखता। बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आंखें और नीला रंग, और हमेशा एक ही सवाल, मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो? अच्छा, तो हमारी राजकुमारी के सपनों में एक लंबा कान, बड़ी आंखें और नीला रंग का राजकुमार आते हैं, वो भी रास्ता पूछने। धीरे धीरे राजकुमारी माया बड़ी होती है। एक बार वो महल की बालकोनी में बैठकर दूर आसमान देख रही होती है। तभी महारानी वहां पे आती है। राजकुमारी माया, कुछ बात है क्या? क्योंकि आजकल तुम खोई खोई सी रहती हो। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं, बस वही रोज एक ही सपना, वही अजीब सा लड़का, लंबे कान, बड़ी आंखें और नीला रंग, और एक ही सवाल। सपने बस मन की बात होते हैं बेटी। बस इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। महारानी की बातें सुनकर राजकुमारी माया चुप रह जाती है। राजकुमारी माया जितना भी कोशिश कर ले, उस सपने को दिल और दिमाग से हटा ही नहीं पा रही थी। एक दिन राजकुमारी माया उस जादुई आईने के पास जाती है। हे जादुई आईना, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? राजकुमारी माया के सवाल के बाद आईना हल्का सा चमकता है, लेकिन आईना कुछ देर के बाद चमकना बंद हो जाता है। अब राजकुमारी 16 साल की हो चुकी थी। महाराज ने भी राजकुमारी को सिंहासन सौंपने का निर्णय किया। महाराज, राजकुमारी माया के जन्म तिथि के अनुसार आने वाला एकादशी उनके राज तिलक के लिए बहुत शुभ है। महामंत्री, आने वाले एकादशी को महासभा के लिए सभी जन को आमंत्रण कीजिए। जी महाराज, जरूर। राजकुमारी माया सो रही थी। रात को फिर से वही सपना।
मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे ढूंढ लो, मुझे ढूंढ लो। अगली सुबह राजकुमारी के दिल और दिमाग से वो सपना हट ही नहीं रहा था। राजकुमारी के कानों पर उस लड़के की आवाज़ गूंज रही थी। अब राजकुमारी को भी लगने लगा कि सच में उस लड़के को किसी की मदद की ज़रूरत है, और राजकुमारी ने भी ठान लिया कि अब वो उसकी मदद करेंगी। राजकुमारी माया उस आईने के पास गई। हे जादुई आईना, अगर मेरा दिल सच्चा है तो मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं उस लड़के की मदद करना चाहती हूँ। पहले तो आईना ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन राजकुमारी माया रुकी नहीं। हे जादुई आईना, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जिसने मुझे सपनों में बुलाया है मुझे उसी तक ले चलो। आईना तेज तेज रोशनी में चमकने लगा और बोला, रास्ता कठिन होगा, क्या तुम तैयार हो? अगर उसको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हर रास्ता पार करूंगी। राजकुमारी माया के ये बोलते ही एक द्वार बन जाता है। माँ, पिता, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं उस सपनों की दुनिया में जा रही हूँ ताकि मैं उस लड़के का मदद कर सकूं। माया अचानक एक जंगल में पहुंच जाती है। चारों तरफ घनघोर जंगल, अजीब सी खामोशी। हाँ, यही वो जंगल है जिसे मैं सपनों में देखती थी। दूर से किसी की आवाज आ रही है। कौन कौन है वहाँ? कौन है? राजकुमारी माया वहीं पे रुक जाती है। उनका दिल तेज तेज से धड़कने लगता है। झाड़ियों में से एक युवक बाहर निकल आता है। वही लंबा कान, बड़ी आंखें, नीला रंग। माया उसे देखकर धीरे से बोलती है, तुम? वो युवक चौंक जाता है। क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा सपनों में देखा है। सपनों में? मैंने भी तुम्हें सपनों में। दोनों ही कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम माया है और मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। वो थोड़ा सा भावुक हुआ और बोला, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, लेकिन लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी माया की आंखों में आंसू आ गई। आईना फिर से चमकने लगता है। सच अभी अधूरा है, खतरा पास में है। दोनों चौंक जाते हैं। तुम घबराओ मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूर से साजिश करता अपने सैनिक के साथ आता है। तो आखिर तुम दोनों मिल गए। तुम कौन हो और इसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि ये लड़का मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। साजिश करता धीरे से उस लड़के की ओर बढ़ता है। तुम जानना नहीं चाहते कि तुम हो कौन? वो साजिश करता जादुई मंत्र बोलने लगता है। उसके जादुई मंत्र बोलते ही अर्जुन के चारों ओर रोशनी आने लगती है। उसके कपड़े बदलने लगते हैं और माथे पर रात चिन्ह उभर आता है। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम वही हो जो खोए हुए राजकुमार जिसे बचपन में किसी ने चुरा लिया था।
अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, मैं और राजकुमार? हाँ, वही राजकुमार जिसे मैंने अपनी जादू से बदल दिया था। तुम चिंता ना करो, ये आईना सच दिखाती है। आईना ने पूरा अतीत दिखा दिया, चोरी, जादू, जंगल। साजिश करता घबरा जाता है। नहीं, ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। राजकुमारी चालाकी से आईने के पास जाती है और कहती है, हे जादुई आईना, मुझे और राजकुमार को जल्दी से राजकुमार के राजमहल में पहुंचा दो। इतना कहते ही राजकुमारी को और राजकुमार को भानु प्रताप के महल में ला खड़ा कर देता है। राजा भानु प्रताप रोज की तरह अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक सामने एक लड़का और एक लड़की को देखकर वो चौंक जाते हैं। उस लड़के के माथे पर एक राज चिन्ह था। उसे देखकर राजा भानु प्रताप अपने बेटे को पहचान जाते हैं। मेरा बेटा वापस घर लौट कर आ गया। रानी पद्मावती अपने बेटे को गले लगाती है। मेरा बेटा, मैंने तुम्हें हर दिन याद किया। आखिर में पता चलता है कि वो साजिश करता उसका सौतेले चाचा रघुवीर सिंह का साला था। कुमारी अपने राज्य वापस लौट आई और उनके साथ राजकुमार भी आए। राजकुमारी के वापस लौटने से पहले ही राजमहल में हल्ला हो चुका था कि राजकुमारी ने खोए हुए राजकुमार को ढूंढ लिया। हमारी बेटी राजकुमारी माया ने खोए हुए वारिस को उसका हक दिलाया। हाँ पिताजी, सपने सच हो गए। राजकुमारी माया, अगर तुम नहीं होती तो मैं खुद को कभी नहीं जान पाता। इस तरह दोनों राज्यों में खुशहाली छा गई। राजकुमार अर्जुन को भी अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जिसे मिटाने की कोशिश की गई वही इतिहास बना। जिसने सपनों पर भरोसा किया वो भविष्य बदल पाई, और इस तरह दो अधूरी कहानियां एक होकर पूरी हो गई। मुझे वही चाहिए। पिताजी से कहिए वो मेरे लिए चांद लेकर आए। बेटी चांद। सूरजपुर के राजा भानु प्रताप अपनी बेटी मधु से बहुत ही प्यार किया करते थे। वो उनकी इकलौती संतान थी जो अभी 5 साल की थी। मधु की हरकतें अक्सर राजा को मोह लिया करती थी। कभी वो उनके साथ शिकार पर जाने की जिद करती, कभी वो अपने पिता की गद्दी पर बैठकर मंत्रियों के साथ बैठक करने लग जाती थी। राज दरबार में हर कोई राजकुमारी मधु की इन हरकतों को देखकर मोहित हो जाया करते थे। सूरजपुर का महल सुनहरी धूप से चमक रहा था। राजा भानु प्रताप सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार बगीचे की ओर जा रहा था। इंदुमती जी, मेरी मधु फिर आज सुबह से बगीचे में दौड़ लगा रही होगी। 5 साल की है, लेकिन लगता है जैसे पूरी रानी हो। सच है महाराज, कल ही तो आपने देखा कि कैसे वो राजगद्दी पर बैठकर सेनापतियों को आदेश दे रही थी कि हाथियों को नहलाया जाए। जैसे उन्होंने हाथ हिला हिला कर ये कहा तो सारा दरबार हंस हंस कर थक गया महाराज। हाँ महारानी, लेकिन कभी कभी उनकी जिद इतनी बढ़ जाती है कि संभाल नहीं पाते। कल उन्होंने मेरे पूरा गुलदस्ता बिखरा दिया, और जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो वो मुझसे पूरा दिन नाराज रही। हाँ महाराज, इस चीज में तो मैंने भी ध्यान दिया है। जब उनको कुछ चीज पसंद आती है तो वो जिद में जान लगा देती है। एक बार राजकुमारी मधु रात के समय अपने बगीचे में खेल रही थी।
चांदनी बिखरी हुई थी। महल का बगीचा फूलों और ख्वाबों की रोशनी में जगमगा रहा था। राजकुमारी मधु अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ लगा रही थी, हर तितली और फूल को निहार रही थी। तभी अचानक उनकी नजर ऊपर चमचमाते चांद पर पड़ी। रानी माँ, ऊपर आसमान में वो क्या चमक रहा है? बेटा, वो चांद है। रात को अंधेरे को दूर करता है और हमारी दुनिया को रोशन करता है। माँ, मुझे वही चाहिए। पिताजी से कहिए वो मेरे लिए चांद लेकर आए। बेटी, चांद तो बहुत दूर है, उसे लाना असंभव है। नहीं नहीं माँ, असंभव नहीं। पिताजी सब कुछ कर सकते हैं। मुझे वही चांद चाहिए। महारानी इंदुमती और राजा भानु प्रताप ने राजकुमारी मधु को समझाने की काफी कोशिश किया कि चांद को धरती पर लाना नामुमकिन है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। इस जिद के चलते राजकुमारी माया ने खाना पीना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। दूध का कटोरा उनके सामने लाके रखा गया, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। मधु, मेरी राजकुमारी, थोड़ी ताकत जुटा लो, दूध पी लो, खाना खा लो, तभी तुम्हारी हंसी वापस आएगी बेटा। नहीं पिताजी, जब तक मेरे पास चांद नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। महाराज, इस जिद ने उसकी तबीयत बिगाड़ दी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। जी महारानी, आपने बिल्कुल सही बोला। कुछ उपाय तो ढूंढना पड़ेगा ताकि मधु भी खुश रहे और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। राजकुमारी की ये हालत देखकर राजा ने दरबार लगाए, जिसमें सभी मंत्री इकट्ठा हुए। पूरा दरबार भरा हुआ था। मंत्री, सेनापति और दरबारी ध्यान से सुन रहे थे। आज इस दरबार में आए सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। मेरी पुत्री मधु की हालत चिंताजनक है। उसे केवल वही चीज खुश कर सकता है जो उसे चाहिए, चांद। क्या किसी के पास कोई उपाय है? ये सब सुनकर सभा पे आए सभी लोग चौंक गए, लेकिन वरिष्ठ मंत्री देव प्रसाद आगे बढ़ते हुए कहे, महाराज, चांद को धरती पर लाना असंभव है, लेकिन हमारे राज्य में एक व्यक्ति है जो बच्चों के मन को समझ सकता है। वो है जोकर चतुरसेन। बुद्धि अद्भुत है। अगर कोई मधु की जिद पूरा कर सके तो वही एक व्यक्ति है। ठीक है वरिष्ठ मंत्री, तो फिर तुरंत बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि सचमुच में कोई उपाय है या नहीं। अगले दिन जोकर राजकुमारी मधु से मिलने गया। और रंगे बिरंगे कपड़ों में मधु के सामने झुककर बैठ गया। राजकुमारी मधु, तुम्हारा चांद कितना बड़ा है? सच सच बताना। बस इतना सा छोटा, जितना मेरा अंगूठा है। अरे वाह, किस चीज का बना है? मेरा चांद चांदी का है और इसमें ढेर सारे हीरे भी लगे हैं। ठीक है, उपाय मिल गया। अब इसे ऐसे करना होगा कि मधु का विश्वास बना रहे। अब राजकुमारी का जिद का हल निकल चुका था। चतुरसेन ने राजसुनार से कहा कि एक सुंदर चांद सा दिखने वाला लॉकेट बनाए। राजसुनार, एक ऐसी लॉकेट बनाओ जो दिखने में बिल्कुल चांद की तरह लगे।
चतुर सिंह जी, लॉकेट को चांद की जैसे बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। ये नन्ही राजकुमारी मधु के सपनों जैसा होना। सुनार घंटों मेहनत करता है। आखिर में लॉकेट चांदी का और हीरो से सजा हुआ असली चांद जैसा चमकने वाला बन जाता है। लॉकेट बन जाने के बाद चतुरसेन लॉकेट लेके राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी मधु, यही है ना आपका चांद? हाँ, यही है मेरा चांद। पिताजी, आपने सच में ला दिया मेरे लिए चांद। राजकुमारी लॉकेट को चांद समझकर अपने साथ लेके चली जाती है। लेकिन महाराज को अंदर से डर सताता है और वो चतुरसेन को पूछते हैं। चतुरसेन, अगर वो असली चांद को फिर से देख ले तो क्या वो नाराज नहीं होगी? महाराज, बच्चों का टूटा दांत वापस उग जाता है, वैसे ही असली चांद भी टूटने के बाद फिर आसमान में उगाया। मधु की जिद भी पूरी होगी और विश्वास भी बना रहेगा। राजकुमारी मधु अब उस लॉकेट को चांद समझकर बहुत ही खुश हैं। उन्होंने दूध भी पिया, खाना भी खाया और उनके चेहरे पर हंसी फिर से लौट आई। चतुर सिंह, तुमने आज मेरी बेटी को नया जीवन दिया। तुम जो चाहे मांग सकते हो। महाराज, बच्चों की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब राजकुमारी की जिद भी पूरी हो गई थी और राजा भी खुश थे। राजा ने खुश होकर जोकर को बहुत सारा सोना इनाम में दिया और राज्य में फिर से खुशहाली वापस आ गई। कितना सुंदर घोड़ा। डरो मत तानिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, तुम बोल भी सकते हो? हाँ तानिया, मेरा नाम बादशाह है, लेकिन मुझे कैद की शराब मिली है। कैद? कैसा शराब? एक दुष्ट जादूगर ने मुझे यहाँ पे बांध दिया है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो फिर शराब कैसे टूटेगा? उस जादूगर की छड़ी में लाल रत्न जुड़ा हुआ है। अगर वो टूट गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी बादशाह। मुझे उस जादूगर के पास ले चलो। इस रास्ते से कोई नहीं गुजर सकता। नहीं, हमें गुजरना ही होगा। जाओ, ये लड़की सच्ची दिल की है। तानिया, ये बर्फ के रास्ते से कस के पकड़ो, मैं रास्ता बनाता हूँ। मूर्ख लड़की और ये कैद घोड़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हरा दोगे? बुराई कभी भी सच पर भारी नहीं पड़ सकती। तानिया, ध्यान दो, उसकी छड़ी पर जो रत्न जुड़ी है वही उसकी ताकत है। अरे नहीं! तानिया, तुम्हारे साहस ने आज मुझे आजाद कर दिया। अब तुम अपनी मर्जी से कहीं पे भी उड़ सकते हो बादशाह। और तानिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मेरे नाम पुकार लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा।